लेक्चर नंबर 46 पार्ट 1 इंड एस 116 लीज अकाउंटिंग। हम लोग पिछला लेक्चर में वीएलपी पढ़े थे, दैट इज वेरिएबल लीज पेमेंट। लीज पेमेंट वेरिएबल कब होता है? जब हमारा जो लीज का जो पेमेंट होगा दैट डिपेंड्स अपॉन इंडेक्स या फिर रेट। इंडेक्स का मतलब सीपीआई, रेट का मतलब लिबोर। अगर उसके वजह से मेरा लीज पेमेंट चेंज हो रहा है देन उसका क्वेश्चन को कहेंगे वीएलपी का क्वेश्चन। लेकिन एक बात बताओ, अगर बोला जाए कि हमारा लीज पेमेंट हर साल 3% से बढ़ेगा, तो क्या उसको भी हम लोग बोल देंगे वीएलपी, वेरिएबल लीज पेमेंट? नहीं, उसको वीएलपी नहीं बोलेंगे, उसको फिक्स पेमेंट बोलेंगे। हमको पता है, सर्टेन है पहले से कि अगला साल 3% बढ़ेगा, उसके अगला साल 3% बढ़ेगा, दैट इज सर्टेन। लेकिन जहाँ पे अनसर्टेनिटी है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स का रेट, सीपीआई क्या होगा अगला साल हमको क्या पता, या फिर लिबोर क्या होगा अगले साल हमको नहीं पता है। तो जो वो क्वेश्चन होगा वो वीएलपी से बनेगा, और जो क्वेश्चन आती है नॉर्मल है कि जहाँ फिक्स दिया हुआ है कितना परसेंट से ही बढ़ेगा, तो दैट इज योर नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल तरीका से बनेगा। ओके, नॉर्मल तरीका इन द सेंस रीमेजरमेंट के तरीका से नहीं बनेगा, 4 को स्टेप करने का जरूरत नहीं है, नॉर्मल जैसे बनता है वैसे बनेगा, बात खत्म। ओके, दैट इज नॉर्मल तरीका इन द सेंस डे 1 अकाउंटिंग है, उसके बाद आगे एलएटी से उसको इंटरेस्ट अनवाइंड करो और डेप्रिसिएशन लगाओ आरओयूए पे। परफेक्ट। ओके, ये हो गया वीएलपी का बात। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग जो नया टॉपिक पढ़ने वाले हुए हैं, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन क्या होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ लीज का मतलब होता है चेंज इन टर्म ऑफ द लीज या फिर चेंज इन पेमेंट ऑफ द लीज। मतलब अगर टर्म चेंज हो रहा है लीज का, जैसे कि 10 साल से 8 साल हो रहा है, 8 साल से 50 साल हो रहा है, दैट इज चेंज इन टर्म, तो उसको मॉडिफिकेशन कहेंगे। और अगर रेंट चेंज हो रहा है कि लीज पेमेंट 10 लाख से 12 लाख रुपया हर महीना तुमको देना पड़ रहा है, या फिर समथिंग कुछ चेंज हो रहा है, तो दैट इज योर मॉडिफिकेशन। और तुम सोच रहा होगा कि अगर ये मॉडिफिकेशन है तो लीज वाला जो रीमेजरमेंट था वो क्या था? रीमेजरमेंट में तो हम लोग यही करते थे कि उस टाइम क्या होता था कि हमारा लीज पेमेंट 10,000 से 20,000 हो जा रहा था, लीज टर्म चेंज हो जा रहा था कि उसमें भी बोल रहा था कि यहाँ से ऐसे चला गया है, वैसे वैसे मतलब कि 8 साल से 10 साल उसमें भी हो रहा था, इसमें भी 8 साल से 10 साल हो रहा है। तो रीमेजरमेंट और मॉडिफिकेशन में क्या डिफरेंस है? दोनों तो सेम है, डिफरेंस है। क्या है डिफरेंस दोनों में? डिफरेंस ये है कि जब रीमेजरमेंट होगा तो उस क्वेश्चन में तुमको बोलेगा कि जो लीज का अग्रीमेंट हुआ था उसमें लेसी को पहले से ऑप्शन मिला हुआ था कि आप ये कर सकते हो, या फिर आप, जैसे कि आपको ऑप्शन था कि आप रिन्यू कर सकते हो, या फिर आपको ऑप्शन है कि आप परचेज कर सकते हो, या फिर कोई दूसरा टर्म्स एंड कंडीशन पहले से अग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता है कि इतना साल, आधा साल का लीज है, आप 8 साल के बाद टर्मिनेट कर सकते हो। तो ये क्लॉज पहले से अग्रीमेंट में होता है। अगर पहले से अगर अग्रीमेंट में पहले से कोई क्लॉज है देन उसको कहते हैं रीमेजरमेंट का क्वेश्चन। बट अगर ऐसा कोई अथी था ही नहीं, क्लॉज ही नहीं था अग्रीमेंट में, लीज टर्म था 10 साल का, कोई ऑप्शन नहीं, कुछ नहीं, 10 साल का लीज बना हुआ था, 6 साल के बाद लेसी बोल रहा है कि सर हमको आपका एसेट चाहिए, सो आप हमको लीज पे, जो लीज का टेन्योर 10 साल का था उसको बढ़ा के आप उसको 15 साल का कर दीजिए। तो 15 साल का अगर कर देता है तो उसको हम लोग मॉडिफिकेशन कहेंगे, क्योंकि जब अग्रीमेंट तय हुआ था उस टाइम रिन्यूअल का कोई पॉइंट ही नहीं था, कोई क्लॉज ही नहीं था। तो जब भी अगर कोई क्लॉज नहीं होता है और तब अगर वो हम लोग कुछ चेंज कर रहे हैं, दैट इज मॉडिफिकेशन। और अगर क्लॉज है, दैट इज पहले से ऑप्शन दिया हुआ है समथिंग समथिंग, दैट इज रीमेजरमेंट। ठीक है, ओके, फाइन। ओके, आ गया समझ में। मॉडिफिकेशन तो कॉन्सेप्ट समझाएगा कि मॉडिफिकेशन और रीमेजरमेंट का डिफरेंस क्या है। लेकिन जैसे रीमेजरमेंट में क्वेश्चन बनाते थे कि 4 स्टेप होता था, डे 1 अकाउंटिंग, बिफोर रीमेजरमेंट, फिर चेंज इन लीज लाइबिलिटी, और उसके बाद आफ्टर रीमेजरमेंट। ये 4 स्टेप में हम लोग क्वेश्चन बनता था रीमेजरमेंट का। तो मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखो, मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन कैसे बनेगा बताते हैं। मॉडिफिकेशन क्या क्या हो सकता है? मॉडिफिकेशन हो सकता है चेंज इन पेमेंट, चेंज इन टर्म, या फिर चेंज इन स्कोप ऑफ द लीज। चेंज इन पेमेंट का मतलब तुमको पता है कि 10,000 से 12,000 कर रहा है, या फिर कुछ चेंज हो रहा है। चेंज इन टर्म का मतलब कि 10 साल से 15 साल कर रहा है, दैट इज चेंज इन टर्म। चेंज इन एरिया या स्कोप, उसका मतलब क्या होता है? लाइक फॉर एग्जाम्पल हम एक बिल्डिंग लिए हुए थे 1,000 स्क्वायर फीट, या फिर 1,000 छोड़ो, हम एक बिल्डिंग लिए हुए थे, बिल्डिंग नहीं, एक फ्लोर लिए हुए थे लीज पे, एक फ्लोर मेरा लीज पे था। लेकिन कुछ साल का जब अग्रीमेंट तय हुआ था तो हमको सिर्फ एक ही फ्लोर मिलने वाला था,
और लीज था 10 साल का, लेकिन 7 साल के बाद हम बोल रहे सर हमको दूसरा फ्लोर भी रेंट पे दे दीजिए। तो ये तो अग्रीमेंट में नहीं था कि आपको दूसरा फ्लोर आपको मिलेगा, लेकिन आप डलवा रहे हैं अग्रीमेंट में, तो ये मॉडिफिकेशन है। और आपका जो स्कोप था लीज का वो बढ़ गया, अब 1 फ्लोर से 2 फ्लोर पे बन गया। तो ना इसमें टर्म चेंज हुआ ना पेमेंट चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? पेमेंट भी चेंज हुआ होगा, टर्म भी चेंज हो सकता है, लेकिन इसमें एरिया भी चेंज हुआ। तो एरिया के भी चेंज होने को हम लोग मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग मॉडिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन 3 तरीका, पी पेमेंट, टी टर्म, ए एरिया। पीटीआई चेंज होने को हम कहते हैं मॉडिफिकेशन, अगर उसका क्लॉज नहीं था। अगर क्लॉज था तो उसी को रीमेजरमेंट कह देते हैं। परफेक्ट। तो मॉडिफिकेशन हुआ पेमेंट का। मॉडिफिकेशन हुआ पेमेंट का मतलब या तो पेमेंट बढ़ गया या पेमेंट घटा दिया गया, 10,000 से 12,000 कर दिया गया या 10,000 60,000 कर दिया गया। तो टर्म को भी बढ़ा घटा सकते हैं और एरिया को भी बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये बढ़ाना और घटाने के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोग अकाउंटिंग कैसे करेंगे। अगर हमारा पेमेंट बढ़ रहा है या फिर टर्म बढ़ रहा है या एरिया या स्कोप बढ़ रहा है तो हम लोग का अलग अकाउंटिंग मेथड होगा। लेकिन अगर टर्म या एरिया कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसका अलग अकाउंटिंग होगा। भाई तुम बोला पीटीए, पीटीए का अगर बढ़ेगा तो एक अकाउंटिंग, और टी और ए अगर घटेगा तो दूसरा अकाउंटिंग। मतलब अगर पी अगर घटेगा तो भी सेम अकाउंटिंग होगा जो पीटीए में हो रहा था। हाँ, अगर पीटीए में बढ़ रहा है या फिर पी में घट रहा है, सिर्फ पी में घट रहा है, तो ये चारों का अकाउंटिंग सेम होगा। लेकिन अगर हमारा टी या ए दोनों में से कोई एक घट रहा है तो उसका अलग अकाउंटिंग होगा। ठीक है, ओके। तो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। हाँ ठीक है, तो क्या बोल रहे थे हम? हाँ, तो हम 2 तरह का अकाउंटिंग बता दिए कि मॉडिफिकेशन में 2 तरह का अकाउंटिंग हुआ। अगर पीटीए बढ़ रहा है तो एक मेथड ऑफ अकाउंटिंग, और टी और ए घट रहा है तो एक मेथड ऑफ अकाउंटिंग। तो ये 2 जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग है वो क्या है? जो पहला जो है जिसमें पीटीए और पी का घटा हुआ ये जो सब में आ रहा है, उसका जो अकाउंटिंग होगा वो एक्चुअली सेम एज टू रीमेजरमेंट है। जैसे रीमेजरमेंट हम लोग अकाउंटिंग करते थे, एग्जैक्ट सेम अकाउंटिंग किया जाएगा जब मॉडिफिकेशन हो रहा है और पीटीए बढ़ रहा है या पी घट रहा है, तब हम लोग एग्जैक्टली रीमेजरमेंट का अकाउंटिंग करेंगे। रीमेजरमेंट का अकाउंटिंग क्या था? 4 स्टेप। डे 1 अकाउंटिंग, ROU to LL एट द रेट प्रेजेंट वैल्यू बिफोर रीमेजरमेंट। रीमेजरमेंट से पहले जो भी ROU और LL का वैल्यू होता है। चेंज इन लीज लाइबिलिटी, ओल्ड वर्सेज न्यू लीज लाइबिलिटी, न्यूज लाइबिलिटी एट द न्यू लीज लाइबिलिटी एट द रेट न्यू पेमेंट एट द रेट न्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर, या फिर कुछ भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। उसके बाद आफ्टर रीमेजरमेंट। तो ये 4 स्टेप होता था रीमेजरमेंट का। यही 4 स्टेप हम लोग यूज करेंगे जब पीटीए बढ़ेगा या फिर पी घटेगा, तब एकदम सेम हम लोग यही मेथड यूज करेंगे। ठीक है, बस एक चीज याद रखना है कि जब भी मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन होगा और हम लोग पीटीए इंक्रीज हो रहा है या फिर जहां पे हम लोग रीमेजरमेंट का मेथड यूज कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन है और रीमेजरमेंट का अकाउंटिंग कर रहे हैं, तब हम लोग जो डिस्काउंटिंग फैक्टर लेंगे न्यू लीज लायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए, वो हर वक्त न्यू लेंगे, न्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर लेंगे। तुमको याद हो हम लोग पढ़े थे रीमेजरमेंट में कि अगर चेंज इन टर्म है तो हम लोग नया डिस्काउंटिंग फैक्टर लेते हैं, अगर चेंज इन पेमेंट है तो पुराना ही डिस्काउंटिंग फैक्टर लेते हैं, और अगर बोथ चेंज हो रहा है तो नया डिस्काउंटिंग फैक्टर लेते हैं। लेकिन ये जो तीनों डिस्काउंटिंग फैक्टर कब लेते हैं भाई? नया डिस्काउंटिंग फैक्टर या पुराना डिस्काउंटिंग फैक्टर हम लोग तब लेते हैं जब नया जो लीज लायबिलिटी होता है आफ्टर मॉडिफिकेशन वाला, जो हमको वैल्यू निकालना होता है लीज लायबिलिटी का, उसको कैलकुलेट करने के लिए। तुम जहां भी कॉपी में देखोगे वहां तुमको साफ साफ लिखा हुआ रहेगा कि जो हम लोग यूज करते हैं, क्या उसको कहते हैं, जो डिस्काउंटिंग फैक्टर का जो बात बोले कि न्यू लीज लायबिलिटी को दिखाते हैं। पेज नंबर 35 पे जो दिया हुआ है, देखो, इन केस ऑफ रीमेजरमेंट दैट इज हम लोग चेंज हो रहा है, रीमेजरमेंट मतलब चेंज इन एस्टिमेट, तो उस टाइम हम लोग अगर जो चेंज हुआ ड्यू टू टर्म चेंज हो रहा है तो न्यू डिस्काउंट रेट यूज करते हैं। लेकिन न्यू डिस्काउंट रेट कब यूज करते हैं, किस लिए यूज कर रहे हैं? 2 को डिस्काउंट रेट देता है, एक पहला एक ओल्ड और एक न्यू। ओल्ड डिस्काउंट रेट हम लोग यूज करते हैं क्या करने के लिए? जो हमारा बिफोर रीमेजरमेंट का जो वैल्यू निकालना होता है उसमें ओल्ड डिस्काउंट रेट यूज करते हैं। लेकिन जब न्यू लीज लायबिलिटी निकालना होता है, जब नया लीज लायबिलिटी ढूंढना होता है कि नया क्या है, तो हम लोग नया डिस्काउंट रेट यूज करते हैं। लेकिन नया डिस्काउंट रेट हम लोग न्यू लीज लायबिलिटी निकालने के लिए कब यूज करेंगे? जब चेंज इन टर्म हो रहा है। अगर चेंज इन पेमेंट है तो भले ही न्यू लीज लायबिलिटी निकालना है, लेकिन डिस्काउंटिंग फैक्टर हम लोग ओल्ड वाला ही यूज करेंगे। ठीक है, तो इससे तो ये तो तुमको रिकैप दे दिए।
तो इसे फिर एक लाइन में फिर से क्लैरिटी देते हैं। तो पीटीए अगर इंक्रीज हो रहा है या पी डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग रीमेजरमेंट अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात, जब भी मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन और रीमेजरमेंट का अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम लोग हर वक्त न्यू वाला डिस्काउंटिंग फैक्टर लेंगे जब न्यू लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है, एकदम दिमाग में क्लियर रखो। और जो दूसरा मेथड है, जब टर्म कम हो रहा है या एरिया स्कोप कम हो रहा है तो दूसरा मेथड यूज करते थे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन बना लेते हैं जो है इलस्ट्रेशन नंबर 34, जो पेज नंबर तुम्हारे अथी पे दिया हुआ है, क्या नाम है, 34 बोल रहे हैं, एक सेकेंड, हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 34 जो दिया हुआ है पेज नंबर 40 पे, उसको देखो। पेज नंबर 40 पे है, एक मिनट, कॉपी के पेज नंबर 40 पे, बुक के पेज नंबर 27.17 पे, ठीक है। लेसी एंटर करता है 10 साल का लीज में, किस चीज़ का लीज है, 5000 स्क्वायर मीटर ऑफ ऑफिस स्पेस, एक ऑफिस ले रहा है जिसका एरिया 5000 स्क्वायर फीट है, 10 साल के ले लिया। लीज पेमेंट कितना है, 1 लाख, हर साल के एंड पे देना है, हर साल के एंड पे देना है, एंड एकदम ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, एंड पे देना है, ठीक। द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज कैन नॉट बी रेडिली ड्रिवन, लीज इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट एट कमेंसमेंट रेट इज 6%, डिस्काउंटिंग फैक्टर 6%। एट बिगनिंग ऑफ ईयर 7, 10 साल का लीज है, लेकिन 7th ईयर की बिगनिंग में, दैट इज 6th ईयर के एंड पे, लेसी एंड लेसर अग्रीड टू अमेंड द ओरिजिनल लीज बाय एक्सटेंडिंग द कॉन्ट्रेक्चुअल लीज टर्म बाय 4 years। एक्चुअल लीज का अग्रीमेंट 10 साल का था, उसमें कोई ऑप्शन नहीं था कि हम लोग लीज को एक्सटेंड करा सकते हैं, नहीं, कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन 7th ईयर की बिगनिंग में क्या बात हो रहा है कि लोग जो क्लॉज था, जो अग्रीमेंट था, उसी को अमेंड कर दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को ही अमेंड कर रहा है, क्या कि 4 साल को बढ़ा रहा है। तो ये जो क्लॉज हुआ एक्सटेंड करने का, वो तो था नहीं अग्रीमेंट में, हम लोग उसको अग्रीमेंट को अमेंड करके ला रहे हैं, तो दिस इज मॉडिफिकेशन, ठीक है, ओके। तो पहले 10 साल का था अग्रीमेंट, अब हो गया है 10 + 4 14 साल का एग्रीमेंट, ठीक है। एनुअल लीज पेमेंट आर अंडर चेंज्ड, एनुअल लीज पेमेंट आर अनचेंज्ड, मतलब भले ही 4 साल एक्सटेंड हो गया लेकिन जो लीज पेमेंट है वो 1 ही लाख रहेगा हर साल, ठीक है। लेसी इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट एट बिगिनिंग ऑफ ईयर 7 इज 7% पर एनम, न्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है 7%, ओल्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर 6%। हाउ शुड द सेट मॉडिफिकेशन बी अकाउंटेड फॉर, पे पास द जर्नल एंट्री फॉर द मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन है, तो हम लोग चेक करते हैं कि पीटीए बढ़ रहा है या पी घट रहा है। ये क्या है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले तो तुम्हारा पीटीए, इसमें टी बढ़ा है, टी क्या है, टर्म, अगर टर्म बढ़ा है मतलब पीटीए में से कोई एक बढ़ा है तो हम लोग रीमेजरमेंट करेंगे, रीमेजरमेंट का अकाउंटिंग करेंगे, रीमेजर का अकाउंटिंग 4 स्टेप। और एक और बात कि मॉडिफिकेशन क्वेश्चन है और रीमेजरमेंट अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो न्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर हम लोग यूज करते हैं नया लीज लायबिलिटी यूज करने के लिए, तो हम लोग 7% यूज करेंगे इसमें, ठीक है, पहला चीज, परफेक्ट, ठीक है। चलो क्वेश्चन बनाते हैं, आ जाओ पेज 40 पे। उसमें हम बोल रहे थे मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन है और पीटीए में कुछ बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, रीमेजरमेंट अकाउंटिंग। रीमेजरमेंट अकाउंटिंग क्या बोलता है, डे 1 अकाउंटिंग करो, ROU to LL देखो किया हुआ है, कहते कितना क्या वैल्यू होता है, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू फॉर द कैश फ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो कौन सा रेट यूज करोगे, ओल्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर, देखो 6% यूज किया हुआ है, निकाल दिया ROU LL। अब स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, बिफोर मॉडिफिकेशन का हम लोग अमाउंट निकालते हैं, मॉडिफिकेशन कब रहा है, 7th ईयर के बिगनिंग पे, मतलब 6th ईयर के एंड पे, तो ROU का वैल्यू निकालो 6th ईयर के एंड पे, दैट विल बी व्हाट, जो डे 1 वैल्यू हम लोग रिकग्नाइज किए थे माइनस 6 साल का डेप्रिसिएशन, दैट इज इक्वल टू तुम्हारा कितना हो गया, 2,94,000, ठीक है। अब लीज लायबिलिटी का तुमको निकालना है वैल्यू, जो 6th ईयर के एंड पे बनेगा, वो कितना, वो उसको कैसे निकालेंगे, हम लोग अथी बनाएंगे, क्या LAT बनाएंगे 6 साल तक का, बिफोर मॉडिफिकेशन तक का, तब तक का LAT बना देंगे, क्लोजिंग बैलेंस हमारा ही होगा 6th ईयर के एंड का LL का वैल्यू, तो वो है 3,46,000, ठीक है। तो हमको बिफोर मॉडिफिकेशन का वैल्यू पता चल गया। अब इस सेकंड स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप में जाओ। तीसरा स्टेप में क्या होता है, हम लोगों को इंक्रीज या डिक्रीज इन न्यू लीज लायबिलिटी निकालना होता है, दैट इज चेंज, ओल्ड लीज लायबिलिटी वर्सेस न्यू LL। ओल्ड LL क्या है तुम्हारा 346,510, दैट इज 6th ईयर के एंड पे। न्यू लीज लायबिलिटी तुमको वैल्यू निकालना है, न्यू लीज लायबिलिटी का वैल्यू निकालने के लिए दैट इज ऑन 6th ईयर के एंड पे। कैसे निकालेंगे, नया डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करेंगे और जो लाइफ एक्सटेंड हुआ है वो यूज करेंगे, तो 7 से लेकर 14 तक, और डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना, नया डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करेंगे,
भले ही रीमेजरमेंट का क्वेश्चन है और इसमें तुम्हारा क्या चेंज हो रहा है, टर्म चेंज हो रहा है। जनरली अगर रीपेमेंट का क्वेश्चन होता और टर्म चेंज होता तो हम लोग न्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करते हैं। यहाँ पे भी टर्म चेंज हो रहा है, यहाँ पे अगर पेमेंट भी चेंज होता है ना तब भी हम लोग नया डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करते हैं। भले ही रीमेजरमेंट में अगर पेमेंट चेंज होता है तो हम लोग ओल्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करते हैं। नया लीज रीमेजरमेंट का क्वेश्चन, रीमेजरमेंट के क्वेश्चन में अगर पेमेंट चेंज होता है तो हम लोग नया डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? जब नया लीज लायबिलिटी का वैल्यू निकालना होता है, डेट इज पता है कब निकालना होता है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन है मॉडिफिकेशन का। अगर मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन है और उसमें अगर पेमेंट चेंज हो रहा है तो हम पेमेंट अगर चेंज हो रहा है और पेमेंट बढ़ रहा है तो हम न्यू लीज लायबिलिटी यूज करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो टर्म ही चेंज हो रहा है तो रीमेजरमेंट का टर्म चेंज होगा तो भी न्यू लेंगे, और मॉडिफिकेशन में तो न्यू लेना ही है, तो न्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर 7% ले लिया, ठीक है, तो ले लिया। एक और बात याद रखना कि जब क्वेश्चन डिस्काउंटिंग फैक्टर लोगे तो ईयर एंड 7th में डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 नहीं होगा। अरे अब ईयर एंड है, तुम 6th ईयर के बिगनिंग पे दैट इज 7th ईयर की बिगनिंग में, दैट इज 6th ईयर के एंड पे तुम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो, तो 6 से लेकर 7 तक एक साल हो जाएगा ना, तो 1/1.07 करोगे, 1 नहीं लिख दोगे, ऐसे प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिए। तो ओल्ड लीज लायबिलिटी पता है तुमको, न्यू लीज लायबिलिटी पता चल गया। अब कंपेयर करो तो पता चला तुमको कि इंक्रीज हो रहा है तुम्हारा लीज लायबिलिटी, तो उसका एंट्री दे दो ROU12L, और उसके बाद फिर 4th में आफ्टर मॉडिफिकेशन ROULL का वैल्यू निकाल दो। जो ROE का वैल्यू आएगा वो डेप्रिशिएट होगा, बाकी का जो 7 साल से लेकर 14 साल तक का है, और जो LL है वैसे ही 7 से 14 साल तक का अनवाइंड होगा। परफेक्ट, खत्म, यही है तुम्हारा क्वेश्चन। तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन में देखे क्या, नॉर्मल था कि जब PTA अगर इंक्रीज होगा या फिर P डिक्रीज होगा तो रीमेजरमेंट का क्वेश्चन, रीमेजरमेंट का अकाउंटिंग करेंगे। बस याद रखेंगे इसमें डिस्काउंटिंग फैक्टर हम लोग नया यूज करेंगे जब नया लीज लायबिलिटी का वैल्यू निकालना होता है। परफेक्ट, बाय।